हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकिरात, लेकिन पहले भी वाजे कर चुके हैं ये कमजोरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहरीक शुरू कर चुकी है, चलेगी। और खान साहब जिस तरह सिविल डिसोबीडियंस का अनाउंस कर चुके हैं, हैसियत एक वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया पे भी और बाकी जगहों पे भी वाज़े तौर पे मैंने कहा हुआ है कि हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटर्ड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात कराएं, क्योंकि हम हदायत वहीं से लेंगे और आगे इस मसले को चलाएंगे। मुल्क हमारा डामाडोल सूरत हाल में है और तशवीश है मुल्क में, और इसका सिर्फ वाहिद हाल यही है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को लेकर हुकूमती रवैये पर कई सवालात उठा दिए हैं, शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने धुआंधार मीडिया से बात की। 190 मिलियन पाउंड के फैसले में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। डील के तासुर को उन्होंने मुस्तरद कर दिया और बानी PTI से मुलाकात न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। असद कैसर ने दो टोक अल्फाज में गवर्नमेंट को यह पैगाम दे दिया है कि बानी PTI से मुलाकात करवाएं वरना मुज़ाकरात को भूल जाएं। उमर अयूब ये कह रहे हैं कि बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, इस वजह से मुज़ाकरात में तातुल आया है। किसी रुकावट के बगैर मुलाकात होगी तो हुकूमत की संजीदगी का इल्म होगा। बैरिस्टर गौहर ने शिकवा किया कि अलकादर ट्रस्ट का फैसला रोककर डील का तासुर दिया जा रहा है। बानी चेयरमैन किसी डील को कबूल नहीं करेंगे और वो अदालतों में अपने मुकदमात लड़कर जेल से बाहर आएंगे। बानी से मुलाकात के बाद ही मुज़ाकरात की तीसरी बैठक को दावा किया सलमान अकरम राजा ने कि हुकूमत मट्टी पाओ पॉलिसी पर गामजन है, मगर इलेक्शन में PTI का जो मैंडेट चुराया गया उस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, हुकूमत मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने यह दावा किया है कि मुज़ाकरात दुरुस्त समत में चल रहे हैं, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और सियासत में बातचीत लाज़िम। इसी तमाम सूरत हाल से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये अब तीसरी नशिस्त जो है वो मशरूत है जब तक बानी PTI से मुलाकात ना करवाई जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनका यही है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि हम सहूलतकार हैं, हम फैसला नहीं कर सकते, तो जाहिर है उन्होंने डे बाय डे जब भी सिटिंग होगी तो जाकर बानी PTI से डिस्कस करेंगे, फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या कबाहत है हुकूमत के लिए, क्यों मुलाकात नहीं करा रही? क्या जिन शिकवे शिकायत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में PTI की क़यादत ने किया है, क्या आप समझते हैं वो दुरुस्त है? और जो हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात दुरुस्त समत में चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है? अच्छा दुआ देखें, आज जो PTI के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो भी बातें उन्होंने की हैं मेरे ख्याल में वो बेजा नहीं है। आपने PTI को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, एज ए जमात जो है उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उनका बैट छीन लिया, उनका इंतखाबी निशान छीन लिया। फिर जब उनके उम्मीदवार जो है वो आज़ादाना हैसियत से खड़े हो रहे थे, आपने उनको कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिए, यानी आपने उनके लिए ज़मीन गर्म रखी। और फिर उसके बावजूद जब उन्होंने इलेक्शन जीत लिया तो फिर आपने उनसे उनकी जीत छीन ली। अच्छा, जीत छीनने के बाद फिर भी वो पार्लियामान में सबसे बड़ी पार्टी बन के आए तो आपने उनकी पार्लिमानी हैसियत जो है उनकी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी मानने से इनकार कर दिया, उनको जो रिजर्व सीटें मिलनी थी वो आपने उनको अभी तक नहीं दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर फैसला है। तो ये जो भी उन्होंने कहा ये यानी इसमें कोई गलत बात, कोई बेजा बात नहीं है, उसमें वजन है उनकी इन तमाम बातों में। अच्छा, उसके बावजूद जो भी उसके PTI के साथ थ्रू आउट हुआ अभी तक हो रहा है, तो उसमें तो होना तो ये चाहिए था कि PTI अपने रवैये में लचक ना दिखाती, लेकिन PTI ने हमने देखा कि उसने लचक दिखाई। उसने वो बातें, वो जो मैंडेट की बात कर रही थी, वो जो इलेक्शन की बात हो रही थी और उसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी, वो सारी एक साइड पे रख के उन्होंने दो मुतालबात रखे कि जी ये दो कमीशन बनाएं और आज़ादाना जो है वो तहकीकात कराई जाए। अगर कोई मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की साइड से हमने देखा कि कोई भी जो है वो
संजीदगी नहीं दिखाई गई। संजीदगी इस तरह से नहीं दिखाई गई कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इंतशार ख़त्म हो और मुल्क जो है वो मईशत की तरफ तवज्जो दे, तो फिर तो आपको चाहिए कि आप पीटीआई के साथ बैठ के उनके साथ उनको पॉलिटिकली एंगेज करें। ठीक, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट के साथ के पास जो है वो कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो पीटीआई को पॉलिटिकली एंगेज करे, उनके साथ संजीदा मुज़ाकरात करे। अभी भी मेरे ख्याल में ये जो कुछ हो रहा है ये एक महज दिखावा तो हो सकता है कि देखें हमने एंगेज किया पीटीआई को, लेकिन आप देखें जिस तरह की ये बात करना कि जी आप लिख के दें अपने मुतालबात, क्यों लिख के दें? यानी क्या आप जब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जब हो रही थी बातें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, क्या आपने कहा कि जी आप हमें बैठ के अपने मुतालबात लिख के दें? तो यहीं से नजर आता है कि गवर्नमेंट जो है संजीदा नहीं है। अच्छा, अब संजीदा नहीं है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? गवर्नमेंट ये समझ रही है कि जी हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आए हैं। गवर्नमेंट नो और जिस तरह से जुडिशरी को कंट्रोल करना था 26वीं आईनी तरमीम से हमने जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया जी। जो इख्तियार रखने वाले हल्के हैं, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो हमारे साथ खड़ी है। हमने अब जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ताबे ला के तो जो एक खतरा वहां से हो सकता था वो भी हमने खत्म कर दिया। इकोनॉमी को हमने स्टेबलाइज कर दिया। पीटीआई जो नवंबर में जो उन्होंने जो मार्च किया था इस्लामाबाद में, जिस तरह से पीटीआई को कुचला गया जी जी, तो ये गवर्नमेंट को ये भी एक वो मिल गया कि जी ये कोई खातिर खा पॉलिटिकल चैलेंज हमारे लिए नहीं खड़ा कर सकते। तो इस वजह से गवर्नमेंट के पास कोई मोटिवेशन नहीं है और इसी वजह से जिस तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमने बार बार ये कहा कि मुज़ाकरात अगर ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़े जाएं तो ये कहीं नहीं जा रहे, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। ये एंड में जो है उस पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को एक छोटी सी बात करके मैं खत्म करूंगा। गवर्नमेंट को ये एहसास होना चाहिए कि ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये फ्रेजाइल है। इससे आगे आपने बढ़ना है। इसके साथ साथ इंटरनेशनली भी जो है वो चीजें चेंज हो रही हैं, तो ऐसी और फिर सिक्योरिटी की सिचुएशन भी जो है वो मखदूश हो रही है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सीरियसनेस दिखाए और पॉलिटिकली एंगेज करे। सही जी, आमिर साहब। बिल्कुल, नवीद साहब ने जो बातें की वो तस्वीर का एक रुख पेश कर रही हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको दोनों रुख बनाऊं। हमारे रिपोर्टर हैं इमरान असगर, जो अडियाला जेल में खान साहब के साथ मिलते भी हैं, कवर भी करते हैं। आज उन्होंने दोपहर को खबर भी दी कि अडियाला जेल हुकाम वेट कर रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी का। और आपको पता है कि कल फैसल फरीद चौधरी ने दरख्वास्त दी थी कि हमारे वकला को ना मिलवाएं, आज आप हमारी मुज़ाकराती कमेटी को मिलवा दें। तो ये मुज़ाकराती कमेटी जिसने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी करना समझा, ये जेल के बाहर नहीं गए। ये पहले आपको पता है बहुत दफ़ा होता था कि जी हम आए हुए हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं गए? और ये खबर मीडिया पे भी आई कि जी वो लोग वेट कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात के लिए नहीं आए। उन्होंने खान साहब की तीनों बहनों और एक कज़न को मुलाकात भी कराई अडियाला जेल वालों ने 1 घंटे की, जिसके बाद ही शायद उनकी बहन ने ये इंकशाफ किया, जिसको कल खान साहब ने डिनाई किया कि कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे या पसे पर्दा राब्ते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर पेशकश लाए थे खान साहब को शिफ्ट करने के लिए। तो अब ये जो दो अमली चल रही है ना दोनों तरफ से, कि क्या है ये कि एक तरफ मुज़ाकरा और दूसरे खान साहब भी वेट कर रहे थे, क्योंकि मशरूत होती है बातचीत के एक तरफ जेल हुकाम इजाज़त दे, दूसरे लिस्ट की अप्रूवल इमरान खान दें कि वो किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं मिलना चाहते। तो इमरान खान भी वेट कर रहे थे अपनी मुज़ाकराती कमेटी का। अब ये मजाक रात में लगे हुए थे या मुज़ाकरात चाहते थे? ये जो कमेटी के अरकान है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़ोरों शोर से की, ये हुकूमत का चेहरा दिखाने के लिए वहाँ क्यों नहीं चले गए कि लें जी हम आ गए, हमने कल दरख्वास्त दी थी आज के लिए, आज हमें आप मिलने नहीं दे रहे? तो ये पहले कितनी दफ़ा कर चुके हैं ऐसा, आज क्यों नहीं गए? ये इसका जवाब इन्हें देना चाहिए, क्योंकि ये इनके ऊपर था कि आप मिलना चाहते हैं। अब आप आ जाएँ वफाकी हुकूमत की तरफ से कि भाई वो क्या फैसिलिटेशन कर सकते हैं। जेल हुकाम ने ही मुलाकात करानी है और तरीक़ाकार भी यही है। कोई इनको शोफन ड्रिवन गाड़ियों में तो वो बेगम बुशरा जाती हैं या इमरान खान जाते हैं, वो अली अमीन गंडापुर जाते हैं अपने करोफर के साथ, बाकी तो सारे अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं। किस तरह जाएं?
गवर्नमेंट इंतजार में है कि जी चूंकि आपने पहली मीटिंग के बाद कहा हम दूसरी मीटिंग में तहरीरी तौर पे लाएंगे, दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने के चक्कर में हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे। अताउल्लाह तारड़ बिल्कुल ये बात कह रहे हैं कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए। तलाल चौधरी ने फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तकड़ा सा जवाब भी दिया है कि सब खेल रहे हैं। वो जो फ्रेजाइल इकॉनमी की बात हो रही है, जाहिर है कि इस तरह के सख्त तरीन हालात से जिसमें 26 नवंबर भी गुजारा है गवर्नमेंट ने, ये इकॉनमी यहाँ पहुँची है। वैसे तो वरना बहुत अच्छा हो जाए अगर ये बहुत अच्छे माहौल में मुज़ाकरात आगे बढ़ जाएं, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई ज़ीर शऊर इनकार नहीं कर सकता कि भाई हाँ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जी। लेकिन ये जो ब्लेम गेम शुरू हो गई है ना, इससे दोनों तरफ से ये नजर आ रहा है कि एक 20 तारीख का इंतजार कर रहा है कि ट्रंप का फैसला हो जाए, और मेरा ख्याल है अब 13 जनवरी से भी पहले कुछ फैसले आ जाएंगे, कुछ और चीज़ें हालात में बदलने की तरफ जाने की तरफ कुछ इशारे मिलेंगे हमें। 17 जनवरी को हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जजों की तकरीरी उम्मीद है कि हो जाएगी। हमें जो बात करनी है वो मैं कहता हूं और मैं अपने सामने कहता हूं, मुझे तो याद रहती है अपनी बात कही भी। हम आपको ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी तारीख थी जो बढ़ गई, 17 जनवरी पे चली गई हाई कोर्ट के जजेस की तकरीरी, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस एक ग्रुप बना के बैठ गए हैं जहां डिवीजन बेंच अपनी मर्जी से देख के, आप देख लें जमानत में अब भी कल फैसला मियां गुल औरंगजेब ने जो डिटेल जजमेंट किया वो क्या किया है। यही तो बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो लोग जो फैसले कर रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप ऑफ जजेस बना है कि वो वन वे जा रहे हैं, मुकम्मल यकसुई के साथ इंसाफ देने की फरहमी में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी बना था। फिर 26वीं आईनी तरमीम से वो उसका तोड़ किया गया और बताया गया, इसीलिए जस्टिस कियानी को नंबर 2 जज की हैसियत में भी जुडिशल कमीशन का मेंबर नहीं बनाया गया कि आप लोग अपने माइंड ओपन कर चुके हैं कि आप पार्टी बन चुके हैं। सिंपल सी बात है। मैं और आप इधर उधर की बात करेंगे तो गलत बात होगी ना, हमें बात स्ट्रेट कर देनी चाहिए कि हाँ जी मैं ये देख रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सब अपने अपने पैंतरे डाल रहे हैं कि किस तरीके से अपने लोगों को कामयाब किया जा सकता है। पीटीआई की अपनी कहानी है। आप देख लें कल कभी हुआ था कि इमरान खान को लोग रीट्वीट ना कर रहे हों। अब एक बाकायदा प्लानिंग के तहत पीटीआई की क़यादत को मलाइन किया जा रहा है आपस में कि अच्छा जी इसने इमरान खान की पोस्ट को रीट्वीट नहीं किया, इसने कर दिया। हम इसकी तारीफ करते हैं और सारे लाइन में लग के कर रहे हैं। उसमें जर्नलिस्ट भी हैं शामिल हैं जो सो कॉल्ड हैं कि हाँ जी वो पार्टी बने हुए नहीं बने हुए, बस हमारी किस्मत में इसी तरह का ही है। जी आया साहब, दुआ कभी इस मुल्क में कहा जाता था कि एक जरदारी सब पे भारी, अब वो हैसियत इमरान खान ने ले ली इस मुल्क में। मेरे कायद की तरह वो डील करके बाहर चले जाते तो मसाइल हल हो जाते, या कुछ और चीज़ें जो उनसे कही जाती रहीं वो मान लेते तो मामलात आज डिफरेंट होते। लेकिन चूँकि वो ज़ाहिर है किसी को तवक्को ही नहीं थी। ये कहा जाता था कि वो 1 दिन नहीं जेल में निकाल सकता, 2 दिन नहीं निकाल सकता, 3 दिन नहीं निकाल सकता, साल से ज़्यादा हो गया, इसलिए वो स्वानेरू बना हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब तमाम तर कोशिशों के बावजूद बात शुरू भी उससे होती है, ख़त्म भी उस पर होती है। अजीब बात है। मतलब ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में मुझे इससे पहले कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि एक ही शख्स के गिर्द सारे मुल्क की सियासत घूम रही हो, घूम रही है। मेरे ख्याल में अब मुझे नहीं पता कि वो ये झूठ बोल रहे थे जो मीडिया टॉक कर रहे थे, या वहाँ से कोई रुकावट वो कह रहे थे। स्पीकर साहब से हमने दरख्वास्त की थी, इजाज़त नहीं मिली। आई डोंट नो, मे बी दोनों ही ठीक कह रहे हो, गवर्नमेंट भी ठीक कह रही हो। जैसे वो एक तरफ के जज वो आपको पता ना वो पार्टी बन जाते हैं और दूसरी तरफ के जज बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के हक में फैसले दे रहे होते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें चल रही होती है कि जो अपनी राय इंडिपेंडेंट रखता है इस मुल्क में उस पर फ़ौरन इल्ज़ाम लग जाता है कि यार ये तो मतलब सिस्टम से आउट है ना, ये तो बंदा ठीक ही नहीं है। ज़ाहिर है पता नहीं ये कहाँ से सोच लेके आ गया। ये इसकी सोच होनी नहीं चाहिए थी। सोच तो वो होनी चाहिए थी जो हम कह रहे हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुज़ाकरात कामयाब होने हैं, ये मामलात तय होने हैं। गवर्नमेंट जितना डिले कर रही है ये उतना गवर्नमेंट अपना भी नुकसान कर रही है और इस मुल्क का भी नुकसान कर रही है, क्योंकि ये चीज़ें जितनी जल्दी सेटल हो जाएंगी वो इस मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। इसकी आज वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे थे ना कि सिर्फ वो नहीं कि हमने इसको मईशत को इसकी ग्रोथ को आगे लेके जाना है, सस्टेनेबल ग्रोथ को आगे लेके जाना है। और सस्टेनेबल ग्रोथ इस तरह से नहीं आएगी। आपके कर्जे यार कहाँ पहुंचे हुए हैं?
मतलब किसी को फिक्र ही कोई नहीं है। ये हमें इमरान खान के दौर में तो बार बार बताया जाता था जी इतने इन्होंने कर्जे ले लिए, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए थे। पीडीएम और इस गवर्नमेंट ने जितने कर्जे लिए आप तसव्वुर ही नहीं कर सकती, लेकिन चूंकि ये अच्छे लोग हैं बुनियादी तौर पे, इसलिए उसका ज्यादा जिक्र नहीं होता। तो देखें ये बेहतर गवर्नमेंट के हक में है कि जितनी जल्दी वो मामलात तय कर लेती है, इस मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। नहीं आएगी तो यकीन करें ये जितना डिले होगा ये प्रोसेस, ये उतना नुकसानदेह, और ये सबके लिए नुकसानदेह होगा। ये इससे फायदा किसी को नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। इसलिए ये सब कुछ समझ जाना चाहिए कि ये मामलात को जितनी जल्दी हो इनको मतलब किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें ताकि हालात बेहतर हो सके। जी फैसल साहब। अच्छा, गवर्नमेंट के तो अपने हाथ में कुछ नहीं है, तो वो बेचारी क्या करे कि किस तरह वो चीज़ों को जो है ना जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचा दे। इस बेचारी गवर्नमेंट के हाथ में है क्या? देखिए, जब आप ये कहते हैं कि मुज़ाकरात जो होते हैं ना, देखें मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। आपने कुछ लेना है, कुछ देना है। इमरान खान क्या मांग रहे हैं, उन्होंने बता दिया भाई ये मांग रहे हैं। अगर इमरान खान ने लिख के नहीं दिया तो हुकूमत ने कौन सा लिख के दिया है कि वो क्या मांग रही है? या तो हुकूमत बोल दे कि मुज़ाकरात में हमने कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ देने के लिए बैठे हुए, जो हुकूमत जैसी भी है, जो ऊपर से जो भी मामला थे, हम तो देना है लेना नहीं है। ऐसा नहीं है। इनके जो हुकूमत मांग रही है या हुकूमत जो चाहती है या हुकूमत के जो बड़े चाहते हैं, जो सरपरस्त चाहते हैं, उनमें वो लिख कर देने की सकत ही नहीं रखते हैं। ये बातें ऐसी होती है ना कि जो आइडियल ना हो, जो बहुत किसी नागवार हो और गैर सियासी हो, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत होती है। अब उनसे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। मसला इस वक्त ये है कि डील इमरान खान को नहीं चाहिए, डील इनको इमरान खान से चाहिए। ये इमरान खान से डील मांग रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते 3 साल तक जो है ना खामोश रहना, 2 साल तक खामोश रहना, हम तुम्हें बनी गाला भिजवा देते हैं, हम तुम्हें, वो नहीं मान रहा, वो राजी नहीं हो रहा। ये अजीबो गरीब जो है इनके लिए मसला हो गया कि अब करें तो क्या करें। हुकूमत जो है अब डील देने की पोजीशन में नहीं है। ये क्या किसी को डील देगी या किसी को जो है ना वो राहत देगी? जो खुद 9 मई का इतना बड़ा जो इस मुल्क में फसाना हुआ, तो उसके वो कह रहा है अदालती कमीशन बना दे। इमरान खान साहब कह रहे हैं अदालती कमीशन बना दे। क्या मसला है? ये तो एक तरीके से हुकूमत ही मुतालबा है ना। ये तो हुकूमत को मुतालबा करना चाहिए था कि हम अदालती कमीशन बना के जो है उसमें मुलविस लोगों को जो है इबरतनाक सजाएं देंगे। यहाँ मुतालबा इमरान खान ने कर दिया। एक अजीब व गरीबी मामला हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। उल्टा ही हो गया। हुआ गया जैसे हम जैसे लोग और आमिर साहब, मैं आमिर साहब, जो लोग एक समझते थे और कहते थे बरमला कि भाई 9 मई को इस मुल्क में एक रियासती दहशतगर्दी हुई है जी, रियासत पे जो है वो हमला हुआ है। और कुछ लोग, एयाज साहब भी हमारे, वो कहते थे कि 9 मई को जो आप समझ रहे हो ऐसा नहीं, कुछ और है। तो ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जिस तरह बाद में माफिया दे दी गई, तो हमारा मौकफ और आमिर साहब का मौकफ तो गलत हो गया। और एयाज साहब लोग या एयाज साहब के बयानी वाले लोग, उनका मौकफ तो दुरुस्त साबित हो गया। हम कहाँ स्टैंड करते हैं? जो हमें सब कुछ बताया गया था भाई इतनी बड़ी देश, हम देख भी रहे थे दहशतगर्द, किस बात की आपने माफी दी? और माफी मांगने वालों ने क्या वो अपनी बात गलती तस्लीम कर ली? वही काम बाहर निकल के उन्होंने किया। तो दुरुस्त कौन साबित हुआ है? वो लोग दुरुस्त साबित हुए जो ये कहते थे कि 9 मई को रियासती दहशतगर्दी हुई, रियासत पे हमला हुआ, नाकाबिले माफी जुर्म में किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। या जो वो लोग दुरुस्त साबित हुए कहते थे कि आप लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हो। किसको हम दुरुस्त माने? हम लोग का ये 9 मई में रियासत के साथ और रियासत के बयानिए के साथ जो लोग खड़े हुए थे, आज उनकी क्या स्टैंडिंग पोजीशन है? आज आमिर साहब की क्या स्टैंडिंग पोजीशन है? हमारी क्या स्टैंडिंग? हम तो समझते थे, आपको गवाह इस बात की, हम तो हर रोज हमने बात की है कि 9 मई वालों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हो गई ना रियायत, मिल गई ना उनको माफी। वो काम माफी वाला काम हुआ था। या अगर जो उसके बाद जो कुछ हमने मंजर देखा, इस्तकबाली हो रहे हैं उनके लिए, उनको हार पहनाए जा रहे, उनको हीरो की तरह उनका जो है वो इस्तकबाल हो रहा है। तो जो लोग ये हम लोग जैसे लोग कहाँ इस वक्त जो स्टैंड करते हैं? डील अब जो माने हकीकत को, भाई डील अब इमरान खान से चाहिए। तो जो लोग जो इस बयानिए के साथ खड़े हुए हैं, तो उनको तो देख लें क्या शर्म, उनके पास तो बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है। सही। अब जो सूरत हाल है, मुज़ाकरात जो पसे पर्दा हो रहे हैं उसी में तय होना है। ठीक है, बैरूनी दबाव पे सब कुछ जो है वो तय होना है। ठीक है, इलियास साहब, जिसका जोर चलेगा वो जो है दुआ, मुझे दुआ, मैंने अपनी बात में खुद कर सकता हूँ।
ये जरा कर लें तो आप अपनी बात करते नहीं है ना, मैं इसलिए आपकी कर रहा हूँ। आप किसी और का स्क्रिप्ट पढ़ते हो, इसलिए मुझे आपकी बात करनी पड़ती है। आमिर साहब क्विकली कर लें। मैं आपका भाई हूँ, इसलिए आपका ख्याल रखता हूँ। हाँ नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अपनी बात अल्हम्दुलिल्लाह करनी आती है। मुझे किसी डाटे में या किसी इंस्टॉल होने के दिमागी तौर पे कि मेरा दिमाग इधर घूम गया उधर घूम गया, मुझे व्यूज़ चाहिए, मैं इस चक्कर में कभी नहीं पड़ा। जो हकीकत है मुझे सिर्फ उस पर बात करनी होती है। मैं आज भी उस बयानिए पे खड़ा हूँ कि 9 मई को दहशतगर्दी हुई, हमारे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं जिन्होंने ये काम किया और कराया, हमारी अदलिया ने आंखें बंद की हुई हैं। ये आज भी मैं कहता हूँ, बार बार कहता रहूंगा कि हमारी अदलिया ने हमारा मजाक उड़ाया। जिन जमहूरी मुल्कों की मिसालें अमेरिका और बरतानिया, भाई आप चुप कर जाओ ना, अब मुझे अपनी बात करने दो ना। मैंने आपकी बात बड़े तामुल से 6 दफा मेरा नाम लिया, मुझे बात करने दो। मैं वहीं पे खड़ा हूं कि हमारी अदलिया ने इसमें बहुत अफसोसनाक किरदार अदा किया है, इसीलिए हम टॉप से नीचे पे अदलिया में। कि हमारे जजेस ने वीडियो को देख के कहा कि ये कोई एविडेंस है, हमारे जजों ने ट्वीट देख के कहा कि ये कोई काम है जहां 10-10 साल सजाएं बरतानिया में हो गई। तो ये अलमिया हुआ है, इसको ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हुआ और मैं बात अपनी जहनी तौर पर बदल दूं। जो चीज मैं मानता हूं, मैं देखता हूं, ये शायद फैसल साहब के साथ होता है। जी इलियास साहब, दुआ में एक बात कर लूं, आपकी इजाजत हो तो? जी कीजिए। सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई और बीच में ना बोले, सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी मैंने कुछ और बोला था क्या? नहीं, आप यही कह रहे थे कि आपका और आमिर साहब एक ही पेज पर थे इस बयानिए को लेकर 9 मई के। जी इलियास साहब, ऐसे ही था? जी जी इलियास साहब, बिल्कुल। अब बहुत शुक्रिया। इन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला जो आपने अब कह दिया। नहीं, इन्होंने यही कहा। इन्होंने मेरा नाम लेके अपनी बात जो अपनी जहनी रो पलटी है या किसी ने पलटाई है वो खा ली। मैं वही कह रहा हूँ, जो भी हुआ है वो वाकया हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ। जी वो ये भी फैसल साहब कह रहे हैं कि मैं भी यही समझता हूँ कि 9 मई की दहशतगर्दी थी और वो ये समझते नहीं है। ये अब उस व्यूज के चक्कर में पड़ चुके में है, जिसमें डॉलराइजेशन होती है, इत्तेफाक से वो भी नहीं हो रही, क्योंकि वो तो बेचारा हमारा भाई है, मार खा गया। फजलुर रहमान साहब ने 8 फरवरी के बाद कह दिया था कि 9 मई का बयानिया करना हो तो हमें बड़ा आता है, खत्म हो गया, बात सीधी करनी पड़ती है। इलियास साहब, देखिए ये बिल्कुल है, सब इस पर मुत्तफिक हैं कि 9 मई के वाक़या जिन्होंने हसास तनसीबात और मुल्क के असासों पर जो हमला किया, जिसने जो सारे मसले हैं उनकी बिल्कुल अदालती जो है भी उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनकी इंक्वायरी हो के बिल्कुल उनकी तस्वीरें हैं, फोरेंसिक जो शाहिद हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ हैं, बिल्कुल उनको सज़ाएँ भी मिलना शुरू हो गई हैं। तो अब मज़ीद जो है ये है कि जो माफ़ी मांग रहे हैं तो ज़ाहिर है वो अपना कबूल कर रहे हैं कि जी उन्होंने ये वाक़या किया है और मुल्की तारीख़ में ये बदतरीन वाक़या है और इसमें सबको, पूरी कौम को अफसोस है, उस पर बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए जिस तरह के किया जा रहा है। जो बेगुनाह है उनको माफ़ी मिलनी चाहिए बिल्कुल। तो ये इस तरह है कि आपस में मुज़ाकरात का जो सिलसिला है, इस मुज़ाकरात के सिलसिलों को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले भी कहा था कि इसको डिले नहीं करना चाहिए, ना पीटीआई की जानिब से डिले करना चाहिए, ना उनकी जानिब से डिले करना चाहिए। अब दोनों तरफ से जो डिले किया जा रहा है, इसमें ये कौन से वामिल हैं कि क्या है, इस तरह मुज़ाकरात को लेके चलना चाहिए। बिल्कुल मुलाकात करवानी चाहिए थी आज, और उनको भी इस तरह नहीं करना चाहिए जैसे कह रहे थे कि उनको बुलाया था तो वो लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। ये सारी सूरत हाल को छोड़ के इनको बैठ के आपको डिसाइड करके और जो है उनके बानी पीटीआई से बातचीत करनी चाहिए ताकि मुज़ाकरात के हल के लिए जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है वो उधर से इकट्ठा कर सकें और उसके साथ मुज़ाकरात कर सकें। और मुज़ाकरात करने के लिए इनके लिए ये नहीं होना, बहाने नहीं चलने चाहिए। जो भी है डील की बातें जो की जा रही हैं वो कह रहे हैं कि डील नहीं है, लेकिन बातें आप आहिस्ता ये छुपेंगी नहीं, ये बातें सारी खुल के सामने आएंगी कि क्या है, किस तरह है, प्रेशर है, किस तरह बैरूनी प्रेशर है और इस मामला को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से हाथ पीछे से आ रहे हैं ताकि इस मसले को हल किया जाए। लेकिन जो भी है मुज़ाकरात होने चाहिए, मसले का हल होना चाहिए, क्योंकि ताकि आपकी जो भी है मुल्क भी ठीक हो, आवाम को भी रिलीफ मिले। क्योंकि आए दिन जो इस तरह की आपस में खींचातानी और जो जिस तरह के हालात हुए आप देख लें, स्कूल भी बंद रहे, कॉलेजेस भी बंद रही, यूनिवर्सिटी भी बंद रही, तो इतने दिन बंद रहने का क्या नतीजा, किसी आवाम को इनको मसले का सामना है। उन्हें तो कुछ नहीं होता, उन्होंने तो आज मुज़ाकरा 2 दिन और ना करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके तो मसले चलते रहते हैं। ऐवान में भी जाके बोल लेते हैं, पहले जो अपने बात करते हैं कि जी ऐवान में जाके मसले सारे हल करेंगे, अब फिर बाहर आके जी एहतजाज करने मिले। अब क्यों नहीं एहतजाज की कॉल देते, क्योंकि लास्ट टाइम इनके साथ हुई बहुत, तो अब वो एहतजाज की कॉल नहीं, मसले का पहले ही हल है कि टेबल पर बैठे और मसले को हल करें। बिल्कुल
पहले गवर्नमेंट कहती रहती थी कि बातचीत करें, लेकिन नहीं, कोई नहीं इस मामले में। दोनों को संजीदा, तो दोनों को संजीदगी से लेना पड़ेगा ताकि आवाम को मजीद नुकसान ना पहुंचे। ठीक है जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, हुकूमत के मईशत के बेहतरी के लिए बड़े फैसले, आवाम के लिए मईशत कैसे बेहतर होगी, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के बाद हुकूमत ने मुआशी बेहतरी के लिए बड़े फैसले कर लिए। आज वज़ीर ख़जाना ने वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हुकूमत का खर्चा तकरीबन 90 करोड़ रुपए है। 43 वजारतों से 400 महकमे मुंसलिक हैं। हुकूमत अखराजात कम करने के लिए 5 से 6 महकमे ख़त्म कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म कर दी हैं। खिदमात से मुतल्लिक असामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूएई ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया है, जबकि वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी आइंदा 10 सालों के लिए $20 अरब कर्ज मिलने का इम्कान है। हुकूमत की कोशिशें अपनी जगह, मगर वर्ल्ड बैंक ने गुर्बत से मुतल्लिक तहलका खेज रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि साल 2024 में पाकिस्तान में 7% गुर्बत बढ़ गई। मजीद 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी गरीब हुए हैं, जिससे गुर्बत की शरह बढ़कर 25.3% तक पहुंच गई। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। मुल्की मईशत में बेहतरी के दावे तो होते हैं, लेकिन अवामी मईशत कब बेहतर होगी? क्या अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करके मुल्की मईशत बेहतर हो सकती है? बड़ा बेहतरीन सवाल है कि मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ और अवामी मईशत, यही असल जवाब चाहिए हुक्मरानों से कि बहुत अच्छा किया, 1.5 लाख वो असामियाँ आपने ख़त्म की जिन पे भर्तियाँ नहीं हुई थी, और भी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए कि एक बाबू बैठा है और उसके साथ 7-8 हेल्पर लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होना चाहिए। कारपोरेट सेक्टर में तो ये नहीं होता, तो आप ये करें। लेकिन असल इशू ये है कि आप इंडस्ट्री को फ़रोग दें, आम आदमी का कारोबार बढ़े, जिससे महंगाई का वो मुकाबला कर सके। ज़र मुबादला भी आपके लिए कमा के दे सकेगा जब आप एक्सपोर्ट करवाएंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को रास्ता दें, ये असल टारगेट अब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का है। बेशक ट्रोल उनको जो मर्जी करते फिरें कि जी वो अपने ही मुल्क में आए हुए मेहमान के पास कैसे पहुंच गए, जो मैं रहीम यार खान वाली बात कर रहा हूँ कि वो यूएई के प्रेसिडेंट के पास चले गए। भाई, जब आप और हम मिल के चल ही उनके पैसों पे रहे हैं कि वो रोल ओवर करते हैं, उसके बाद IMF का कर्जा आपको मिल जाता है, आपकी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको सबको लेके साथ चलना है। तो बहरहाल गवर्नमेंट को अब असल टारगेट यही रखना चाहिए कि इंडस्ट्री बढ़े, जिससे आम आदमी का रोजगार हो, महंगाई का मुकाबला हो, वो मईशत बेहतर होगी। तो फिर हम सही मानेंगे कि हाँ, अब अवाम की नब्ज पे हाथ रखा जाना शुरू हुआ है। जी आया साहब, ये सबसे बड़ा इशू ही ये इस मुल्क में रहा है कि जहाँ एक बंदे की जरूरत थी वहाँ 6 बंदे रख लिए गए, और जाहिर है वो महकमे इतने ज़्यादा बोझ बन गए। रेलवे आपके सामने है, स्टील मिल्स आपके सामने है, ये सारे मामलात वहीं से गड़बड़ हुए। और दूसरा, जब मईशत के हालात इतने बुरे हो चुके हों तो उस वक्त आप फौरी रिलीफ, तो जाहिर है आप वो गवर्नमेंट के फिगर्स आ जाते हैं जी, वो सिंगल डिजिट में महंगाई बढ़ने की शरह आ गई। लेकिन आपको और मुझे एहसास उस वक्त होगा जब हम कोई चीज़ लेने जाएंगे और उनको 2 रुपये सस्ती मिल जाएगी, हम कहेंगे यार हाँ, अब वो असरात आना शुरू हैं, वो नहीं आएंगे। अब ये एक तरफ देखें ना, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी जब आप इतनी मुलाजमतें ख़त्म कर रहे हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी जो है तवानाई की जो शरह है, वो कीमतों का वो कम करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। और इसके साथ आपकी जो इंडस्ट्री है ये हाउसिंग वाली, कि लोग उसमें जब तक देखें ना, वो इमरान खान के दौर में वो 2 दफ़ा उन्होंने एमनेस्टी दी और वो बहुत बेहतर हालात थे इस मुल्क में, इंडस्ट्री भी ज़बरदस्त चल रही थी आपकी और इधर भी मामला ठीक थे। अब सबसे ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का उधर होना चाहिए, क्योंकि वरना ये गुर्बत 7% है, वो पता चलेगा जी 7% और साल के एंड होने तक ये हो जाएगी। ये बहुत गलत चीजें चल रही ट्रेंड हमारे यहाँ। ठीक है जी, क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे इसी सवाल पे। फैसल साहब, नवीद साहब, इलियास साहब का टेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि दावे तो बड़े बड़े होते हैं, बड़े फैसले भी कर लिए गए हैं, लेकिन जो अवामी मईशत की बेहतरी की बात है उस तरफ अगर उसको बेहतर नहीं किया जाएगा तो फिर मुल्की मईशत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कि एक आम आदमी को वो सहूलियात नहीं मिली, लेकिन ये दावे हो रहे हैं कि मईशत हमारी बेहतर हो गई है। दुआ देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि माशी इशारे जो है वो बेहतर हुए हैं, इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। हर तरफ आप इन्फ्लेशन को देख लें, इंटरेस्ट रेट को देख लें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देख लें। इशू ये है कि अब इस स्टेबलाइजेशन के ऊपर, इस स्टेबिलिटी, इस्तेकाम के ऊपर बिल्ड करना है। मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि ये इकनॉमिक रिकवरी जो है ये फ्रेजाइल है। शायद वो फ्रेजाइल
को समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई। फ्रेजाइल इस सेंस में है कि जब तक आप फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे ना, जब तक आप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को लेके नहीं आएंगे, तो ये रिकवरी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये 2 दिन पहले स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये कहा है कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर जाना है, ठीक, आपने फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना है। आप फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करेंगे, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, तो ये जो स्टेबिलिटी आप लेके आए हैं, इसमें आगे ग्रोथ के ऊपर आप जाएंगे, और जब ग्रोथ के ऊपर जाएंगे, इंडस्ट्री चलेगी, आपके पास जॉब क्रिएशन होगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आप अपने, अभी जो भी स्टेबिलिटी हमारे पास है फ्रेजाइल एसेंस में है कि ये हमारे अपने पैसे नहीं है, ठीक, हम कर्जों के पैसों से जो भी हमने स्टेबिलिटी लेके आए हैं, ये कर्जों के पैसों से ये स्टेबिलिटी लाए हैं। आज जो है एक मुल्क से कह रहे हैं, दूसरे मुल्क से कह रहे हैं 16 अरब डॉलर हमने रोल ओवर करवाने हैं, 16 अरब डॉलर हमने रोल ओवर करवाने हैं। तो गवर्नमेंट अभी भी जो है वो चल रही कर्जों के ऊपर ही है। तो ये जो स्टेबिलिटी आप लेके आए हैं, ये अवाम तक उस वक्त पहुंचेगी कि जब ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे, और ग्रोथ के लिए आपको इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को टारगेट करना होगा। जी फैसल साहब, ये जो 1.5 लाख असामियां, ये 1.5 लाख असामियां खत्म की हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है, और ये ज़ाहिर वफाकी हुकूमत वफाकी इदारों से ख़त्म की गई होंगी, सूबाई इदारों से भी जो है ना, ये जो खाली असामियाँ सबसे पहले तो उनको ख़त्म किया जाए और नई असामियों पे जो है पाबंदी लगाई जाए। जिस वक्त जितने भी पाकिस्तान में सरकारी इदारे हैं उनकी रिफॉर्म्स होना अब ये नागुज़ीर हो चुका है। इतना गैर ज़रूरी अमला है जिनका कोई अब काम नहीं बचा। आज की दुनिया स्मार्ट वर्क की दुनिया है। आपको अपने दफातर में स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट, स्मार्ट ऑफिस का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो लाना पड़ेगा। लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ सरकारी नौकरियाँ जो है वो सियासी जमातों का एक जो है वोट हासिल करने का तरीक़ेकार होती हैं। उस तरीक़ेकार ने इदारों को जो है वो तबाह भी किया है। लेकिन अब ये है, अगर इसकी जमातों को चाहिए अब सर जोड़ के बैठे हैं, नई मुलाजमतों पर जो है पाबंदी आयद करें। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो है वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है किसी सरकारी इदारे में जो है मुलाजिम लगे। इस वक्त सरकारी इदारों में जो भर्तियाँ होती हैं, इस माशरे का जो कचरा है, जो जाहिल लोग हैं, उनको जो है वो नौकरियाँ जो है वो जो है सिफारिश की बुनियाद पर जो है वो मिल जाती हैं, जिससे आपके इदारों की कारकर्दगी और तबाह हो रही है। इस वक्त जहाँ एक आदमी की ज़रूरत है वहाँ 100 लोग बैठे हुए, काम एक भी नहीं कर रहा। सही सही। तो बेहतर ये है कि आप आउटसोर्स के ऊपर जाएं, स्मार्ट वर्क के ऊपर जाएं और ये सरकारी लोगों से जान छुड़ाएं। ये इस मुल्क के लिए अब जो है नासूर बन चुके हैं। इलियास साहब, देखिए अब इकोनॉमी को जो इकोनॉमी में ग्रोथ लानी पड़ेगी। अभी तो IMF के जो है वो शराइत पूरी कर रहे हैं। शराइत पूरी करते हुए देखिए वो किसी तरह पूरी इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने के लगे हैं। अब अखराजात भी कम करें। पहले इस तरह के काम नहीं किए। अब जाहिर है जो सीट ख़त्म हो चुकी हैं वो उनको वॉलिश करें। इनमें ये नहीं है जो भर्तियाँ नहीं हुई थी उनमें से जो है 60-70% उनको ख़त्म किया जा रहा है। और इसी तरह ये बाकी जो भी ज़ाहिर है ये बजट पहले भी नहीं था, ये वैसे ही उसको राइट साइजिंग कर रहे हैं। एक सिलसिले की मज़ीद भर्तियाँ नहीं करें। और जो भी है कि अपने अखराजात इनको जो कम करने हैं, जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं, जो पेट्रोल इतना लगाते हैं, ये चीज़ें भी कंट्रोल करनी पड़ेंगी। और इनको दूसरे आना पड़े, स्मार्ट तरीके पर आना पड़ेगा कि बसें वगैरह लगाएं, कि ज़्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें, लोग अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ कम करें और इससे ही लोड इकॉनमी पर कम करें और ग्रोथ लेके आएँ ताकि लोगों को रोज़गार मिले, खुशहाली मिले। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।